सो हेलो पीपल, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हीट न्यूमेरिकल्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड न्यूमेरिकल को अच्छी तरह से सॉल्व किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब आज के इस वीडियो में हम लोग थर्ड न्यूमेरिकल और फोर्थ न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं। आप अगर थर्ड न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे ना, सो आपको कुछ डेटाज मालूम पड़ेंगे क्वेश्चन को समझने के बाद। मैं आपको डायरेक्टली वो क्वेश्चन समझाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है कि आपके पास ना एक इंसुलेटेड पॉट है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये आपके पास एक इंसुलेटेड पॉट है जिसके अंदर ना आइस भरा हुआ है। इसके अंदर क्या भरा हुआ है? यस, इसके अंदर आइस भरा हुआ है, ठीक है। और आइस का मास आपको दे रखा है, आइस का मास आपको दे रखा है 150 ग्राम और इसका टेम्परेचर आपको दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब इस आइस में ना आप क्या कर रहे हैं, आप इस आइस के अंदर स्टीम भर रहे हैं। क्या भर रहे हैं? स्टीम होता है ना, गरम गरम स्टीम। वो स्टीम आप इसके अंदर क्या कर रहे हैं? मिक्स कर रहे हैं। सो आप इसमें जो स्टीम मिक्स कर रहे हैं ना, वो स्टीम के बारे में भी आपको क्या दिया हुआ है कि स्टीम का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। अब ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन आपको एग्जैक्टली ये बोल रहा है कि जो स्टीम है और जो आइस है, इन दोनों को आप आपस में मिक्स कर रहे हैं। आपस में क्या कर रहे हैं? मिक्स कर रहे हैं। और मिक्स करके यहाँ पर ना आप वाटर फॉर्म कर रहे हैं। क्या फॉर्म कर रहे हैं? वाटर। और वाटर भी कितना? 50 डिग्री सेल्सियस का। मतलब जब आप स्टीम को और आइस को दोनों के एक दूसरे में क्या करेंगे? मिक्स करेंगे, तो क्या होगा पता है? ये जो स्टीम है ना, ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो स्टीम है ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और जो आइस है वो भी वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। स्टीम भी, अब देखो, स्टीम को जब आप आइस में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा पता है? स्टीम में से हीट एनर्जी आइस में चला जाएगा, मतलब स्टीम ठंडा हो जाएगा। और स्टीम ठंडा होकर क्या हो जाएगा? कंडेंस हो जाएगा। और कंडेंस होकर क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा, ठीक है। और जो आइस है, जब स्टीम आइस को लगेगा तो आइस जो है वो गर्म हो जाएगा। स्टीम के अंदर जितनी भी हीट एनर्जी वो किसको मिलेगी? आइस को मिलेगी। और आइस गर्म हो जाएगा और आइस गर्म होकर क्या बनता है? यस, वो भी वाटर बनता है। तो यहाँ पे बोला है कि इस आइस और वाटर को, आइस और स्टीम को जब आप मिक्स करते हो तो मिक्स करके आप उसे क्या बनाओगे? वाटर बनाओगे। और वाटर भी कितना? 50 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है। सो 50 डिग्री सेल्सियस का आपको क्या बनाना है? यहाँ पे मिक्सचर बनाना है। सो आप अगर ध्यान से समझो तो यहाँ पे क्या करना है पता है? सबसे पहले आपको जो स्टीम है उसे आपको क्या बनाना है? वाटर बनाना है 50 डिग्री सेल्सियस का। क्या लगता है आपको? 100 डिग्री सेल्सियस का स्टीम डायरेक्टली बनता है क्या वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस? नहीं। सो पहले ये स्टीम है ना, गैसियस फॉर्म में ना, तो ये फटाक से पहले क्या होएगा? अपना हीट एनर्जी लॉस करके वाटर बनेगा, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस का क्या बनेगा? वाटर बनेगा, ठीक है। उसके बाद जाके ये क्या बनेगा? वाटर बनेगा 50 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है। 50 डिग्री सेल्सियस का क्या बनेगा? वाटर बनेगा। नाउ अब यहाँ पे जो आइस है, जो इस आइस की आप बात कर रहे हो, ये आइस भी क्या होगा? गर्म होगा। गर्म होके क्या होगा? ये वाटर बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा? वाटर। अभी ये जो आइस है ना, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे, फिर बाद में ये क्या, सॉरी गलत लिख दिया मैंने। ये जो आइस है अभी 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। फिर ये आइस हीट एनर्जी को गेन करेगा और बनेगा 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर, ठीक है। पहले स्टेट चेंज होता है, उसके बाद ये क्या बन जाएगा? उसके बाद ये बनेगा वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब जैसे ही दोनों के दोनों 50 डिग्री सेल्सियस तक आ जाएंगे, फिर उसके बाद हीट एक्सचेंज बंद हो जाएगा और यहाँ पे तैयार हो गया आपका वाटर 50 डिग्री सेल्सियस का। सो क्वेश्चन को समझने के बाद आपको ये समझा कि आप स्टीम और आइस दोनों को जब एक दूसरे में कंबाइन करोगे तो यहाँ पे आपको क्या बनाना है? वाटर बनाना है 50 डिग्री सेल्सियस का, जिसमें होगा ये कि जो स्टीम है वो हीट एनर्जी क्या करेगा? लूज करेगा। स्टीम जब हीट एनर्जी लूज करेगा तो वो क्या होगा? ठंडा होगा और ठंडा होकर वाटर बन जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस का। और जो आइस है वो हीट एनर्जी गेन करेगा स्टीम से, और गेन करने के बाद वो वाटर बन जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस का। सो 50 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनने के लिए हम कितना स्टीम इसमें मिक्स करने वाले हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। ये हमको कैलकुलेट करना है, यानी कि मास ऑफ स्टीम हमको कैलकुलेट करना है। प्रोसेस यहाँ पे क्या क्या होने वाला है? स्टीम जो है वो वाटर में कन्वर्ट होगा 50 डिग्री सेल्सियस का, और जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट होगा 50 डिग्री सेल्सियस का। नाउ कैसे होने वाला है वो समझते हैं। स्टीम सबसे पहले क्या करेगा? हीट एनर्जी लूज करेगा। हीट एनर्जी लूज करके क्या बनेगा? वाटर बनेगा 100 डिग्री सेल्सियस का। देखो यहाँ पे स्टीम वाटर बन जा रहा है, यानी स्टेट चेंज हो रहा है। टेम्परेचर चेंज हो रहा है? नहीं। सो यहाँ पे जो हीट एनर्जी का फॉर्मूला लगने वाला है वो आपको मालूम है कौन सा लगेगा? यस, आप यहाँ पे लगाएंगे स्पेसिफिक लेटेंट हीट का फॉर्मूला। फिर जो वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस का, ये बन जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस का वाटर हीट एनर्जी लॉस करके, ठीक है। सो यहाँ पे जो हीट एनर्जी लूज हुआ उसको कैलकुलेट कैसे करोगे? स्टेट चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मतलब स्पेसिफिक लेटेंट हीट का फॉर्मूला लगाओगे, दैट इज m इंटू c इंटू डेल्टा टी वाला फॉर्मूला, ओके। अब यहाँ पे आपको फिर टोटल एनर्जी मिल जाएगा। सो यहाँ पे आपको टोटल एनर्जी मिल जाएगा Q1, ठीक है। अब
यहाँ पे आइस हीट एनर्जी गेन करेगा, हीट एनर्जी गेन करके ये क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। कितने डिग्री सेल्सियस का, 0 डिग्री सेल्सियस का, मतलब स्टेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, यस ml, स्पेसिफिक लेटेंट हीट का फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो वाटर है ये हीट एनर्जी क्या करेगा, गेन करेगा और क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस का। तो यहाँ पे जो हीट एनर्जी है उसको कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, यस m इंटू सी इंटू डेल्टा टी का फॉर्मूला, ठीक है, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला। सो यहाँ पे ये जो हीट एनर्जी गेन करने वाला है उसको आप बोलोगे Q2, क्या बोलोगे, Q2। नाउ बाय प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज वी कैन से दैट Q1 इज इक्वल्स टू Q2 बिकॉज प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज सेज हीट एनर्जी लॉस बाय हॉट बॉडी इज इक्वल्स टू हीट एनर्जी गेन बाय कोल्ड बॉडी। सो यहाँ पे जो हॉट बॉडी है वो स्टीम है और जो कोल्ड बॉडी है वो आइस है। तो स्टीम जितना हीट एनर्जी लॉस करने वाला है उतना ही क्या करेगा, आइस हीट एनर्जी गेन करेगा, ठीक है। सो हमें यहाँ पे ये समझ में आया कि Q1 इज इक्वल्स टू Q2 होगा। Q1 क्या है, ml प्लस m इंटू सी इंटू डेल्टा टी, और ये क्या है, Q2 क्या है, ml इंटू m इंटू सी इंटू डेल्टा टी, ठीक है। चलो ठीक है, नहीं समझ में अभी सॉल्यूशन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें स्टीम जो हीट एनर्जी लॉस करने वाला है ना उसको कैलकुलेट करना है। सो हम यहाँ पे लिखते हैं द हीट एनर्जी लॉस बाय स्टीम इज गिवन बाय हीट एनर्जी लॉस बाय स्टीम क्या है, Q1। उसको कैसे कैलकुलेट करोगे, सबसे पहले स्टीम हीट एनर्जी लॉस करके क्या बनेगा, वाटर बनेगा। सो स्टेट चेंज कर रहा है, सो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले मास ऑफ स्टीम इनटू लेटेंट हीट, कौन सा, वेपराइजेशन वाला, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड से गैसेस से लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यहाँ पे यूज होने वाला है, ठीक है। सो ms इंटू LV प्लस यहाँ पे क्या होगा, जब वाटर बन जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस का तब वो क्या हुआ था, टेम्परेचर लॉस करके, यानी हीट एनर्जी लॉस करके क्या बना था, 50 डिग्री सेल्सियस तक गया था वाटर का, है ना। तो मतलब टेम्परेचर चेंज हुआ था। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला लगा था, क्या होता है फॉर्मूला, ms यानी मास इंटू c यानी कि c ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी ऑफ किसका, डेल्टा टी ऑफ स्टीम का जो डेल्टा टेम्परेचर चेंज था वो। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। ms स्टीम का वो मास कितना है सर, वो तो हमें नहीं मालूम, तो मैं QS बोल देता हूँ, ठीक है, इंटू LV कितना है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना है 540। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 540 प्लस ms मास, ये तो हमें नहीं मालूम, इंटू CW क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, दैट इज 1 इंटू डेल्टा TS, चेंज इन टेम्परेचर कितना है, देखो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस का, वाटर में पहले कन्वर्ट हुआ था ना वो 100 डिग्री सेल्सियस का, उसके बाद वो क्या हुआ था, वाटर बनने गया था 50 डिग्री सेल्सियस का, है ना। सो यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 100 से 50, 100 माइनस 50 दैट इज 50। सो यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस, ओके। सो ये ms इंटू 540 प्लस ये ms 51 सा 50, ठीक है। सो यहाँ पे भी ms, यहाँ पे भी ms, हम क्या करते हैं, इस ms को कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे 540 प्लस 50 लिख देते हैं, ठीक है। सो हम क्या कर लेते हैं, ms, ठीक है, 540 प्लस 50 कितना होगा, 590। सो हमें यहाँ पे मिल गया है 590 ms यहाँ पे Q1, ठीक है। सो हीट एनर्जी लॉस बाय स्टीम हमें कितना मिल गया, 590 इंटू मास ऑफ स्टीम, ठीक है, ओके। सो ये हमको मिल गया, तो इसको हम लोग देते हैं नंबर 1। नाउ अभी हम क्या कर लेते हैं, हम आइस जितना हीट एनर्जी गेन करने वाला है वो निकाल लेते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, यस उसे हम Q2 बोलते हैं। सो आइस सबसे पहले क्या होता है, हीट एनर्जी गेन करके वाटर बनेगा, अपना स्टेट चेंज करेगा, तो उस जगह पे जो फॉर्मूला यूज होगा दैट इज mi इंटू L। देखो वो सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, यानी कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो यहाँ पे लिख देता हूँ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यूज होने वाला है वहाँ पे, प्लस अब उसका जो वाटर बन जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस का, तो उसका टेम्परेचर बढ़ के कितना होगा, यस टेम्परेचर बढ़ के कहाँ तक जाएगा, यस कितना तक जाएगा, 50 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है। सो वहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला यूज होगा। सो mi इंटू सी वाटर इंटू डेल्टा टी ऑफ आइस, ठीक है। सो चलो ठीक है, हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, मास ऑफ आइस 150 इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना है 80। सो यहाँ पे हम 80 लिख देते हैं, प्लस mi कितना है, mi क्या होता है आपको मालूम है, mi इज मास ऑफ आइस 150 इंटू Cw क्या है,
CW आपका स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वाटर दैट इज 1, और चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, देखो जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हो गया था, है ना, वाटर में कन्वर्ट हो गया था कितना 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में, फिर उसके बाद वो वाटर किस में कन्वर्ट हुआ था, वो वाटर कन्वर्ट हुआ था 50 डिग्री सेल्सियस के वाटर में। तो यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर कितना है 50 माइनस 0 दैट इज 50, सो यहाँ पे भी चेंज इन टेम्परेचर है 50, ठीक है। सो देखो 150 इंटू 8 कितना होगा यहाँ पे, है ना 12,000, सो यहाँ पे 12,000 आपका क्या आ गया है हीट एनर्जी बाय लेटेंट हीट वाला, और यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 75 और ये 2 0, ठीक है। इन लोगों को आप क्या करोगे ऐड करोगे तो यहाँ पे आपको 19,500 आंसर मिलेगा Q2, ठीक है। सो यहाँ पे आपको Q2 कितना मिल गया है, Q2 हीट एनर्जी गेन बाय आइस 19,500 कैलोरीज, ओके कैलोरी होगा 19,500 कैलोरी, इतना हीट एनर्जी क्या हुआ है आइस ने क्या किया है भाई गेन किया हुआ है। नाउ अब आपको ये तो मालूम ही होगा प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। सो मैं यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज का फॉर्मूला लिखता हूँ, तो लिखता हूँ सिंस बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज, प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज क्या कहता है, हीट एनर्जी लॉस बाय हॉट बॉडी इज इक्वल्स टू हीट एनर्जी गेन बाय कोल्ड बॉडी। तो हीट एनर्जी लॉस बाय हॉट बॉडी इज Q1 विच इज इक्वल्स टू हीट एनर्जी गेन बाय कोल्ड बॉडी इज Q2, ठीक है। सो Q1 कितना है हमारे पास, Q1 है हमारे पास 590 ms, ये ms क्या है मास ऑफ स्टीम, इज इक्वल्स टू Q2 कितना है हमारे पास 19,500, ठीक है। सो ms हमें कैलकुलेट करना है, मास ऑफ स्टीम हमें कैलकुलेट करना है, तो इस 590 को वहाँ बेच के हम डिवाइड कर देते हैं। सो ms इज इक्वल्स टू कितना आएगा 19,500 डिवाइडेड बाय 590। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आराम से यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 33 ग्राम्स। सो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये थर्ड सम को इजी वे में याद कर लिया, ठीक है। सो इसी तरह से आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है एग्जाम में, मैं आपको बता रहा हूँ आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, वो भी एकदम अच्छी तरह से। याद रखना एग्जाम में जब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं ना तो हमारे मार्क्स कटते, क्यों, बिकॉज हम अच्छी तरह से उसे रिप्रेजेंट नहीं करते, ठीक है। सो रिप्रेजेंटेशन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको न्यूमेरिकल्स के फुल मार्क्स मिलने वाले, न्यूमेरिकल एकदम बोनस होते हैं फिजिक्स में, ठीक है। सो इसे आप छोड़ना नहीं, ओके क्लियर है। बहुत बच्चे ना डरते हैं, इससे डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बहुत ही अच्छी चीज़ होती है न्यूमेरिकल्स। सो चलो अभी हम लोग फोर्थ न्यूमेरिकल पे जाते हैं, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, वो भी पूरे फोकस के साथ ध्यान देना, आपको वो भी समझेगा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे जो हमारा फोर्थ और लास्ट न्यूमेरिकल है हीट चैप्टर का, उसके बारे में, ठीक है। सो वहाँ पे क्वेश्चन में दिया क्या है कि आपके पास एक कैलोरी मीटर है, ठीक है। अब कैलोरी मीटर देख के सबको लगेगा कि जो पूरा डिवाइस है उसको कैलोरी मीटर बोलेंगे, बट नहीं, यहाँ पे कैलोरी मीटर बोला गया है कि इस डिवाइस के अंदर जो कॉपर वेसल होता है ना, जिसके अंदर लिक्विड भरा हुआ रहता है, उस कॉपर वेसल को हम लोग बोलते हैं कैलोरी मीटर। और वहाँ पे उस कैलोरी मीटर का, उस कॉपर वेसल का, जिसको हम m⁻⁶ से डिनोट करने वाले हैं, उसका मास दिया गया है 100 ग्राम, ठीक है। और उसका टेम्परेचर क्या दिया हुआ है, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे। सो अभी हम देखेंगे फोर्थ न्यूमेरिकल और लास्ट न्यूमेरिकल इस चैप्टर का। इसमें आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मैं पहले आपको वो समझाता हूँ, ठीक है। सो क्वेश्चन के हिसाब से आपके पास 3 ऑब्जेक्ट है। सबसे पहला तो कैलोरी मीटर है, दूसरा है आपके पास लिक्विड, और तीसरी जो चीज़ है वो है आपके पास आइस, ठीक है। अब तीनों के बारे में अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला चीज़ तो आपको याद रखना है कि कैलोरी मीटर किसे कहते हैं। कैलोरी मीटर ना इस पूरे डिवाइस को नहीं कहा गया है, कैलोरी मीटर कहा गया है कि इस डिवाइस के अंदर जो कॉपर वेसल होता है ना, जिसके अंदर लिक्विड भरा होता है, उस कॉपर वेसल को कैलोरी मीटर कहा गया है। तो यहाँ पे भी जब भी कहा जाएगा कैलोरी मीटर का दिस, कैलोरी मीटर का ये, तो समझ जाना कि हम लोग उस कॉपर वेसल की बात कर रहे हैं। सो क्वेश्चन में दिया हुआ है कैलोरी मीटर हैज मास 100 ग्राम, तो ये कॉपर वेसल का मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 100 ग्राम, तो उसके मास को हम लोग m⁻⁴ बोलेंगे, ठीक है, और वो मास है 100 ग्राम, ठीक है। और यहाँ पे उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ है, तो उसको हम लोग c⁻⁴ से डिनोट करेंगे, डेट इज 0.1 किलो कैलोरी पर kg डिग्री सेल्सियस। अभी जो किलो कैलोरी पर kg डिग्री सेल्सियस है ना, ये एक्चुअल में कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस ही है, बस उसे क्या कर दिया गया है 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। लेट मी शो यू, जैसे कि अभी यहाँ पे किलो कैलोरी पर kg डिग्री सेल्सियस दिया गया, ठीक है। सो किलो कैलोरी क्या होता है 1000 इंटू कैलोरी होता है, अपॉन में kg दिया हुआ है, kg मतलब 1000 इंटू ग्राम
इंटू डिग्री सेल्सियस। अब ये 1000 से 1000 कैंसिल कर दो तो क्या बचता है, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो यहाँ पे किलो कैलोरी पर किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस और कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस दोनों एक ही चीज़ है, बस उसमें 1000 से क्या किया गया है, मल्टीप्लाई डिवाइड किया गया। ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसे कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस से रहने देता हूँ। ठीक है, अब आगे यहाँ पे इसके टेम्परेचर के बारे में कुछ दिया गया तो ये दिया नहीं गया है। सो आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि जो लिक्विड होता है और जो कैलोरीमीटर होता है ये हमेशा एक दूसरे के कांटेक्ट में होता है, मतलब इनके बीच में हीट एक्सचेंज कंटिन्यूस चलती रहती है। इसी की वजह से क्या होता है पता है, ये लोग हमेशा ना टेम्परेचर इक्विलिब्रियम पे रहते हैं। टेम्परेचर इक्विलिब्रियम मतलब एक ये ऐसा स्टेट होता है जहाँ पे ना दोनों के टेम्परेचर सेम हो जाते हैं। सो ये जो लिक्विड है और ये जो कैलोरीमीटर है ये दोनों के दोनों ना हमेशा इक्वल टेम्परेचर पे रहते हैं। ठीक है, तो जो लिक्विड का टेम्परेचर होगा वही कैलोरीमीटर का टेम्परेचर होता है और जो कैलोरीमीटर का टेम्परेचर वही लिक्विड का टेम्परेचर होता है। ठीक है, सो यहाँ पे कैलोरीमीटर का टेम्परेचर तो नहीं दिया गया है, बट लिक्विड का टेम्परेचर दिया गया है 30 डिग्री सेल्सियस। तो इसलिए हम कैलोरीमीटर के टेम्परेचर को भी क्या बोलेंगे, टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब लिक्विड के बारे में आपको दिया गया है मास ऑफ लिक्विड आपको दिया गया है 250 ग्राम। ठीक है, और यहाँ पे इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया गया है, इसका 0.4 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस क्यों लिखा आपको समझ में आ गया है। और यहाँ पे उसका टेम्परेचर दिया गया है 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब ये दोनों के दोनों पता है क्या कर रहे हैं, ये दोनों के दोनों ना यहाँ पे हीट एक्सचेंज करेंगे, किसके साथ, आइस के साथ में। मैं आपको जरा लास्ट में एक्सप्लेन करता हूँ उस चीज़ को, तब समझिएगा अच्छे से। अब आइस के बारे में क्या दिया गया है कि आइस का जो मास है वो आपको दिया गया है 10 ग्राम। ठीक है, आइस का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो आपको याद रखना पड़ेगा। आइस यानी कि वाटर की बात हो रही है और वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है 1। ठीक है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और टेम्परेचर दिया गया है आइस का टेम्परेचर दिया गया है 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ अब यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है मैं आपको वो समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल में हो रहा है हीट एक्सचेंज। यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है, हीट एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि हीट एक्सचेंज जब होता है तो क्या होता है। सो यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है मैं आपको वो समझाता हूँ। एक्चुअली में यहाँ पर हीट एक्सचेंज हो रहा है और जब भी हीट एक्सचेंज होता है तो कुछ चीज़ें क्या करती है, हीट एनर्जी लूज करती है और कुछ चीज़ें क्या करती है, हीट एनर्जी गेन करती है। तो यहाँ पे लूज कौन कर रहा है हीट एनर्जी, जो भी हॉट बॉडी रहेगा वो हीट एनर्जी लूज करेगा, और यहाँ पे गेन कौन कर रहा है हीट एनर्जी, जो कि कोल्ड बॉडी रहेगा वो हीट एनर्जी गेन करेगा। ठीक है, सो यहाँ पे कैलोरीमीटर और लिक्विड ये दोनों के दोनों 30 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब ये दोनों के दोनों हायर टेम्परेचर पे, और जो आइस है वो अकेला लोअर टेम्परेचर पे। मतलब यहाँ पे कोल्ड बॉडी आइस है अकेला और हॉट बॉडी दो है, एक कैलोरीमीटर और लिक्विड। तो मतलब कैलोरीमीटर और लिक्विड ये दोनों के दोनों हीट एनर्जी लूज करेंगे और आइस जो है वो हीट एनर्जी क्या करेगा, गेन करेगा। अब क्वेश्चन कैसे होगा आइए वो समझते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले क्या होगा पता है, यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट है जैसा मैंने बताया था आपको, कैलोरीमीटर है, लिक्विड है और आइस है। ठीक है, अब इन तीनों के बीच में ना हीट एक्सचेंज होगा। मतलब क्या होगा, इसमें कैलोरीमीटर और जो लिक्विड है ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, हीट एनर्जी लूज करेंगे। ठीक है, और ये आइस जो है ये हीट एनर्जी क्या करेगा, गेन करेगा। ठीक है, ये लोग ना अपना हीट एनर्जी लूज करके ना अपना टेम्परेचर चेंज करके कोई एक टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेंगे। ठीक है, उसी तरह ये जो आइस है ना, ये आइस एनर्जी गेन करके कोई एक टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा, और ये जो T डिग्री सेल्सियस तक दोनों पहुंचेंगे ना, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, आपने हीट एक्सचेंज तो पढ़ा ही होगा, उसमें क्या होता है, दोनों के दोनों तब तक हीट एनर्जी एक्सचेंज करते हैं जब तक कि इन दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए, और जो टेम्परेचर इक्वल होता है वो कुछ अलग ही होता है। ठीक है, सो ये फाइनल टेम्परेचर T तक पहुंचेंगे दोनों के दोनों। ठीक है, अब ये फाइनल टेम्परेचर T क्या है ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब एक बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे ये लोग जो हीट एनर्जी लूज कर रहे हैं, ठीक है, उसको कैलकुलेट करने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, यस आप यूज करोगे m इंटू सी इंटू डेल्टा टी का फॉर्मूला। सर वाई, बिकॉज यहाँ पे स्टेट चेंज नहीं हो रहा, बस टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ठीक है, और उसी तरह जो आइस जो है वो आइस जो हीट एनर्जी गेन कर रहा है उसे कैलकुलेट करने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। सो आपको लगेगा सिर्फ यहाँ पे टेम्परेचर ही चेंज हो रहा है, नहीं, अब आइस जो है ना वो जब हीट एनर्जी गेन करेगा तो सीधा आइस ऑफ कुछ टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस का नहीं बनेगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आइस जो है ये भी 0 डिग्री सेल्सियस का है, तो ये कुछ भी हीट एनर्जी गेन करेगा ना तो फटाक से अपना स्टेट चेंज करेगा। जब अपना स्टेट चेंज करेगा ना तो क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले ये वाटर बनेगा। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस का क्या
0 डिग्री सेल्सियस का क्या बनेगा, वाटर। तो उस टाइम पे जो हीट एनर्जी गेन करेगा वो होगा लेटेंट हीट, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, वो Q3 अमाउंट का हीट एनर्जी गेन करेगा, ठीक है। उसको कैलकुलेट करने के लिए आप लेटेंट हीट का फॉर्मूला यूज़ करोगे। फिर ये जो वाटर है ना 0 डिग्री सेल्सियस का, ये बन जाएगा वाटर ऑफ T डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है क्या, क्लियर रहेगा। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर, यहाँ पे जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, Q4 हीट एनर्जी जो एब्जॉर्ब करेगा, उसे कैलकुलेट करने के लिए आप जो फॉर्मूला यूज़ करोगे वो होगा M इंटू C इंटू डेल्टा टी, ठीक है। सो वापस एक बार शॉर्ट में बता दूँ यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे होगा सबसे पहले ये जो कैलोरीमीटर है, ये जो कैलोरीमीटर और जो लिक्विड है, ये लोग हीट एनर्जी लूज करेंगे, ठीक है। ये हीट एनर्जी जो लूज करेंगे उसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा M इंटू C इंटू डेल्टा टी, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आइस है, ये आइस हीट एनर्जी गेन करके क्या बन जाएगा, वाटर बनेगा कुछ T डिग्री सेल्सियस का, ठीक है। तो यहाँ पे जो हीट एनर्जी है उसे कैलकुलेट करने के लिए आप सिर्फ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला नहीं यूज़ करोगे, बल्कि आप यहाँ पे स्पेसिफिक लेटेंट हीट का फॉर्मूला यूज़ करोगे, क्योंकि पहले आइस क्या होगा, वाटर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट होगा, स्टेट चेंज करेगा अपना, जिसके लिए आप ml फॉर्मूला यूज़ करोगे। उसके बाद ये वाटर कुछ T डिग्री सेल्सियस का वाटर बनेगा, ठीक है, जिसके लिए आप M इंटू C इंटू डेल्टा टी का फॉर्मूला यूज़ करोगे, ओके। सो यहाँ पे कैलोरीमीटर और लिक्विड, कैलोरीमीटर सपोज कर लेते हैं Q1 हीट एनर्जी लूज किया, और लिक्विड जो है वो Q2 एनर्जी क्या किया, Q2 अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लूज किया। सो Q1 प्लस Q2 ये हीट एनर्जी लूज हुआ। अब गेन कितना हो रहा है, पहले तो Q3 लेटेंट हीट के फॉर्मूले से, और फिर Q4 यानी Q1 प्लस Q2 ये हीट एनर्जी लूज हो रहा है, और Q3 प्लस Q4 ये हीट एनर्जी गेन कर रहा है अकेला आइस, ठीक है। सो ये हम लोग बाय प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज बोल सकते हैं, और फिर हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। सो यहाँ पे जब आप प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज यूज़ करोगे, सो आपका फॉर्मूला बनेगा हीट एनर्जी लॉस बाय कैलोरीमीटर एंड लिक्विड इज इक्वल्स टू हीट एनर्जी गेन बाय आइस, ठीक है। तो जो कैलोरीमीटर और लिक्विड है वो लोग जो हीट एनर्जी लूज कर रहे हैं वो होगा Q1 और Q2। कैसे कैलकुलेट करोगे ये हीट एनर्जी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला यूज़ करके, ठीक है। अब आइस जो है वो हीट एनर्जी गेन करेगा, वो कैसे कैलकुलेट करोगे, Q3 प्लस Q4, बिकॉज हमें मालूम है आइस सबसे पहले वाटर में कन्वर्ट होगा, यानी अपना स्टेट चेंज करेगा। तो उस टाइम पे वो जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करने वाला है उसे कैलकुलेट करने के लिए आप Q3 लेटेंट हीट का फॉर्मूला यूज़ करोगे, और उसके बाद जब वो वाटर बन जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस का, तब वो हीट एनर्जी गेन करके कोई एक फाइनल टेम्परेचर T तक पहुंचेगा, ठीक है। तो उस टाइम पे वो जो हीट एनर्जी गेन करेगा उसे आप Q4 से क्या करोगे, डिनोट करोगे, ठीक है। अब Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q3 प्लस Q4, ये आपके पास फॉर्मूला बन गया, ठीक है। Q1 कैसे कैलकुलेट करोगे, ये है आपका कैलोरीमीटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सो M टू द बेस C, कैलोरीमीटर का इसलिए, इंटू C इंटू C इंटू डेल्टा TC, ठीक है, प्लस Q2 क्या होगा आपका, Q2 जो होगा वो हीट एनर्जी लूज बाय लिक्विड है, सो लिक्विड का मास है ml इंटू लिक्विड का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है CL इंटू उसका चेंज इन टेम्परेचर है TL, इज इक्वल्स टू Q3 क्या है, ये है क्या लेटेंट हीट है ना, किसका, आइस का। सो आइस का लेटेंट हीट यानी कि Mi इंटू लेटेंट हीट का फॉर्मूला, वो भी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, क्योंकि ये सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है। और Q4 क्या होगा, यस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से कैलकुलेट करेंगे हम लोग, क्योंकि ये हीट एनर्जी गेन बाय है वाटर 0 डिग्री सेल्सियस से जो भी फाइनल टेम्परेचर T तक पहुंचेंगे वो, ठीक है। मास ऑफ दैट वाटर इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट वाटर इंटू चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, ठीक है। तो चलो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। तो MC यानी कि आपका जो मास ऑफ कैलोरीमीटर है वो कितना दिया हुआ है, यस वो आपको दिया हुआ है 100 ग्राम, इंटू CC यानी कि स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर आपको दिया हुआ है 0.1, इंटू चेंज इन टेम्परेचर। देखो कैलोरीमीटर जो है स्टार्टिंग में 30 डिग्री सेल्सियस पे था, फिर वो अपना हीट एनर्जी लूज करके कुछ एक फाइनल टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस अटेंड किया, ठीक है। तो जब हीट एनर्जी लूज किया तो टेम्परेचर भी कम ही होगा, तो ये जो T बनेगा ना यहाँ पे वो कम ही होगा 30 से, है ना। तो चेंज इन टेम्परेचर कैसे निकालते हो आप, ग्रेटर माइनस स्मॉलर, सो 30 माइनस T करोगे तो आपको चेंज इन टेम्परेचर मिलेगा। सो मैं यहाँ पे 30 माइनस T करता हूँ, ठीक है। यही सेम चीज़ ना आप लिक्विड के साथ भी कर सकते हो, बिकॉज लिक्विड भी अपना हीट एनर्जी क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, ठीक है। सो प्लस यहाँ पे M लिक्विड का मास कितना है 250, इंटू लिक्विड का स्पेसिफिक कैपेसिटी कितना है 0.4, इंटू चेंज इन टेम्परेचर अभी मैंने बताया 30 माइनस T ही होगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो मास ऑफ आइस, आइस का मास कितना है 10 ग्राम, इंटू
लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर आइस यानी वाटर के लिए कितना होता है, 80 होता है, आपको मालूम है। सो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 80। देखो यहाँ पे दिया हुआ है लेटेंट हीट, ठीक है, ऑफ वाटर, देखो 80 यहाँ पे दिया हुआ है आपको। सो 80 मैंने लिख दिया, प्लस मास ऑफ वाटर का मास। देखो जब जो आपका आइस है वो लेटेंट हीट का यूज़ करके जब वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा तो 10 ग्राम का जो आइस है वो 10 ग्राम का वाटर ही बनने वाला है। सो यहाँ पे मास ऑफ वाटर भी कितना होगा, 10 ही होगा, ठीक है, इंटू स्पेसिफिक हीट 1 होगा। और चेंज इन टेम्परेचर, अब देखो अब जो वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस का, जो 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर है वो हीट एनर्जी गेन करके कुछ एक वाटर बनेगा जिसका फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, T डिग्री सेल्सियस, है ना। अब वो हीट एनर्जी गेन कर रहा है ना, गेन कर रहा है मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। सो 0 से टेम्परेचर बढ़ के कुछ T डिग्री सेल्सियस तक आएगा, मतलब जो T जो है ये 0 से ज़्यादा ही होगा। सो आप चेंज इन टेम्परेचर कैसे निकालोगे, ज़्यादा में से छोटे को माइनस करके, ज़्यादा में से कम को माइनस करके। सो यहाँ पे T में से 0 को माइनस करोगे, है ना, तो चेंज इन टेम्परेचर T माइनस 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो अब देखो इसको सॉल्व करता हूँ मैं। ये 100 जब 0.1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आंसर आएगा 10, ठीक है, और यहाँ पे 30 माइनस टी वैसा का वैसा। अब यहाँ पे जब 250 0.4 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आंसर आएगा 100 इंटू ये 30 माइनस टी वैसा का वैसा इज इक्वल्स टू, अब ये 10 इंटू 100 सॉरी 10 इंटू 80 कितना होगा, 800 होगा, प्लस ये 10 वन ज़ा 10, ठीक है, और ये t माइनस 0 इज t, तो यहाँ पे t ही रहने वाला है, ओके। अब ये 10 अंदर जाएगा तो क्या होगा यहाँ पे 300 माइनस 10t प्लस ये 3 वन ज़ा 3 और यहाँ पे 3000 माइनस 100t इज इक्वल्स टू 800 प्लस 10t, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 300 ये प्लस 3000 और ये इधर प्लस में इधर आके माइनस 800। अब यहाँ पे क्या बचा 10t, ये माइनस है, इधर आके प्लस 10t, ये देखो ये माइनस है, इधर आके प्लस 100, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आंसर आपके पास आएगा 2500 इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 210t आने वाला है, ठीक है। अब क्या करेंगे आप सिंपली ये 2005 इज इक्वल्स टू यहाँ पे 210t है तो 210 वहाँ पे जाके डिवाइड होएगा। सो t की वैल्यू आएगी 2500 डिवाइड बाय 210। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 20.8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो जो फाइनल टेम्परेचर T तक तीनों के तीनों ऑब्जेक्ट मिलेंगे, है ना, वो फाइनल टेम्परेचर होगा 20.8 डिग्री सेल्सियस। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा कैसे करते हैं, ठीक है।